को जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी जिसमें एक अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने मैंने स्पॉट विज़िट किया। एफएसएल की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी 2 बार स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगीं, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी और पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली थी। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला, उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था लगभग शाम को 4 बजे के करीब। और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोत से चंबा की तरफ रात को 1-1:30 बजे के आसपास हुई और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा, कहाँ गया, इस चीज़ को मिली कि संदेह था। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोत तक सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया और नूरपुर भी हमने टीम भेजी, वहाँ भी परिजनों से बात की, इसके मित्रों से बात की और लोकल एरिया से ही फीडबैक लिया। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी हमें मामले में थोड़ा संदेह लग रहा था और इस वजह से हमने जांच अपनी और तेज़ कर दी और व्यक्ति की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसके बैंक अकाउंट्स, हर तरह की जानकारी हमने एकत्रित की। और इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि जोत से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा है, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पे हमने सीसीटीवी कैमरों को देखा, जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 मई को गाड़ी में जल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिल गई, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित है। इसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज ये था कि हम ये पता लगाएं कि व्यक्ति है कहाँ। इसके लिए हमने ये जांच शुरू की कि व्यक्ति के करीबी लोग कौन हैं, इसके मित्र कौन हैं, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है। तो एक मित्र का हमें इसका पता चला, जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जल के, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम, जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो और उसका दोस्त एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने इनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था ये हमें उस ट्रक में मिला। इसके साथ ही इसको पकड़ने के बाद जब हमने इससे पूछताछ शुरू की कि ये इसने अपनी मृत्यु का ड्रामा या ये पूरा खेल क्यों रचा, तो इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी और पैसा ये उड़ा चुका था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसने अपनी मृत्यु का ये ड्रामा रचा और व्यक्ति को हम बेंगलोर से पकड़ के यहाँ चंबा ले आए हैं और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है व्यक्ति के अगेंस्ट वो की जाएगी। सर, जो उसने लोन की कहानी बताई है कहीं वो भी तो झूठी नहीं, क्योंकि लोन तो जब कोई मर जाता है जी, उसका जो गारंटर होता है या जो फैमिली मेंबर होते हैं या प्रॉपर्टी होती है जी, बैंक उससे रिकवर करता है। जी। तो उस कहानी में देखिए, ये व्यक्ति के बताने से पहले ही हम, जैसा मैंने आपको बताया, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हम इस पहलू पे भी जांच कर रहे थे कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तो जो इस व्यक्ति ने हमें पूछताछ में बताया वो लार्जली सही है और व्यक्ति ने वाकई लोन ले रखे थे काफ़ी। और पूछताछ में ये भी सामने आया कि इस व्यक्ति को ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत लगी हुई थी और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लूडो एक ऑनलाइन लोग खेलते हैं, रमी खेलते हैं, इस तरह के गेम्स खेलता था।
और इन्हीं गेम्स को खेलने की वजह से इसने अपना पैसा जो है वो बर्बाद किया। क्या परिवार को पता है कि इसने इतना लोन ले रखा है? उसके जो जवान था उसके परिवार को भी इस बारे में जानकारी है? हाँ जी, परिवार को जानकारी थी इस बारे की कि लोन ले रखा सर है। इसमें जैसे इसने जो ये ड्रामा किया, क्या इसके फैमिली मेम्बर को पता था कि इसने ऐसा कोई गेम किया है? नहीं देखिए, फैमिली मेम्बर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी और वो इस बात से अनभिज्ञ थे और ये इसने अकेले ही ड्रामा रचा, इसमें फैमिली मेम्बर कोई इन्वॉल्व नहीं था अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया। तो जिसने ये घटना घटी थी तो इसके फैमिली का रिएक्शन भी कोई ऐसा खास हो जाता है तो जिसका बच्चा जलता है तो उसको कोई ऐसा था नहीं। अब देखिए, ये हमें जो शक होने की जो वजह थी वो मैंने आपसे शेयर की। हो सकता है फैमिली को इतनी टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने उस तरह से ना इसको सोच पाए हो, लेकिन अभी तक की पूछताछ में, अभी तक की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि फैमिली मेम्बर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। इसने अभी तक जो सामने आया है, इसने खुद ही ये ड्रामा रचा और फैमिली मेम्बर्स को भी आप ही लोगों की तरह अभी पता चला है जब हम इस व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं। इसके खिलाफ किस धारा में मुकदमा दिया है? देखिए, ये अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के आधार पर जो जो इसके अपराध बनेंगे, जो जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इसमें पाए जाएंगे, उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी मैटर अंडर प्रोसेस है, हम इसमें लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, उसके आधार पर इसके खिलाफ जो भी अपराध बनता होगा वो। सर बीएसएफ में भी इसका रिकॉर्ड खराब है, इस पर वहाँ पे भी कार्रवाई कर रही है, कुछ नशे की तस्करी वगैरह में भी इन्वॉल्व है। इसमें क्या? देखिए, जहाँ तक ये नशे की तस्करी वाली बात है, अभी तक इस तरह की कोई बात मेरी जांच में सामने नहीं आई और हमने स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे भी जांच की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। बीएसएफ अथॉरिटी से भी हम कांटेक्ट में थे और ये नशे वाला कोई इसमें अभी एंगल नहीं है। सर जो कार में उस टाइम बरामद हुआ था, जी जिसको बताया गया कि ये इसकी बॉडी का जो है वो पार्ट बचा हुआ है, जी। वो किस चीज़ का था, वो क्या है? देखिए, जो बॉडी के रिमेन्स हमें गाड़ी में मिले थे उसमें जो एक प्रोमिनेंट चीज़ जो हमें मिली थी वो एक हड्डी का टुकड़ा था और जिसको हमने एफएसएल भेजा हुआ है जांच के लिए। हमने जब आरोपी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें ये बताया कि उसने कहीं से हड्डी का टुकड़ा उठाया था, कहीं से स्केलेटन का कोई रिमेन या मानव या जानवर, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन इसने एक हड्डी का टुकड़ा या हड्डी के कुछ टुकड़े उठाकर गाड़ी में रखे थे और उसमें आग लगाई थी। सर जब ये मामला सामने आया था तो जो भी लोग वो फोटो वगैरह देख रहे थे या मौके के जो हालात थे, उसमें हर कोई एक जनरल आदमी ये बोल रहा था कि ये ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि गाड़ी साइड में खड़ी थी सर, गाड़ी पूरी तरह से नहीं जली हुई थी, तो ये साफ लग रहा था ये साजिश है। तो इतना जो आम आदमी सर इस चीज़ को देख रहा था, तो पुलिस ने उसमें 174 की कार्रवाई करने में इतनी जल्दी क्यों करी? नहीं देखिए, ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है जिसमें कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड है, या इस केस में ऐसा नहीं निकला, लेकिन अगर कोई मर्डर वाला एंगल है या कोई और एंगल है, तो फिलहाल पुलिस 174 की कार्रवाई करती है। उसके पास हमारे पास स्कोप खुला होता है कि उसके बाद भी हम जांच कर सकते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ, उसके बाद भी जांच जारी रही और जांच के आधार पर अगर कोई ऐसा जिस भी तरह का अपराध साबित होता, कार्रवाई होती। तो इस केस में भी फिलहाल हमने 174 की कार्रवाई की थी, जब तक की चीज़ें साबित नहीं हो जाती जांच हम करते रहे। अब जांच के आधार पर जो भी सामने आया उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कहीं जो लोन की रकम थी उसको भरने के लिए इसने इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए तो नहीं किया था ऐसा? देखिए, इसके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी थी कुछ और लोन को भी इसने इंश्योर्ड किया हुआ था और फ़िलहाल जो हमने इसका मकसद जानने की कोशिश की है पूछताछ में, तो इसने यही बताया है कि मैं आर्थिक परेशानी की वजह से इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता था और मैं दोबारा कभी घर आना नहीं चाहता था और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने की सोच रहा था। और जब ये व्यक्ति ये घटना करके यहाँ से चंबा से गया तो ये पहले पठानकोट गया, फिर वहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली में भी इसने कुछ कोशिश की कोई काम करने की या कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ढूंढने की। उसके बाद ये अहमदाबाद गया, वहाँ भी इसने कुछ कोशिश की और जब इसको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ये अपने मित्र के पास सदन साइड चला गया, जहाँ पर ये उसके साथ ट्रक में पाया गया। तो अभी तक की जांच में हम अभी भी जांच को कंटिन्यू रख रहे हैं और कोशिश हमने यही है कि अगर और भी कोई पहलू इसमें है तो वो भी सामने आए। लेकिन फ़िलहाल की जांच में ये सामने आया है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, आर्थिक रूप से परेशान था, लोन वगैरह इसने जो लिए थे वो पैसा ये अन्य चीज़ों में खर्च कर चुका था। जैसा मैंने आपको बताया, ऑनलाइन गेमिंग की इसको लत थी, उनमें पैसा खर्च कर चुका था। तो इसको अब आज सामने अंधकार दिख रहा था कि अब कोई इसको तरीका समझ में नहीं आया तो इसने इस घटना को अंजाम दिया। कानूनी रूप में अगर देखा जाए तो मतलब पहले तो तभी डिक्लेयर होता है जब मतलब कोई बॉडी मिले या कुछ टाइम वार्ड होता है, जी, जी, जी। जैसे 7 साल जी। इसमें कैसे इसमें कैसे मतलब वो ईटों की पकड़ा गया जी तब हुआ, जी। अदरवाइज ये पहले ही डिक्लेयर हो गया था। नहीं जी, हमारी तरफ से डेड डिक्लेयर नहीं हुआ था
और इवन मैं आपको बताऊं कि बीएसएफ अथॉरिटीज़ भी हमसे टच में थी और वो हमसे असरटेन करना चाहती थी कि इस आदमी की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। तो हमने भी आधिकारिक रूप से उनको कोई जवाब नहीं दिया और उनके जो कमांडेंट साहब से मेरी चर्चा हुई तो उसमें मैंने उनको ये बोला कि ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें डेड बॉडी ऐसी नहीं मिली है जिसकी हम शिनाख्त कर सकें। तो हड्डी के कुछ टुकड़े ही हैं जिनको हम जब तक एफएसएल की रिपोर्ट इसमें नहीं आ जाती और डीएनए का मिलान नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मृत्यु हुई है। तो हमारी तरफ से कोई इसमें आधिकारिक मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई और बीएसएफ को भी हमने ये जवाब दिया। उन्होंने तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया था बीएसएफ में, वहाँ जवान आए थे, जी दो जवान आए थे। जी। तो अब वहाँ बीएसएफ भी इस मामले की जांच कर सकती है। अब देखिए ये उनका जांच का विषय है, हमारी तरफ से उनको इंटीमेशन चली जाएगी और जहाँ तक अंतिम संस्कार की बात है तो हमारी तरफ से रिप्लाई यही गया था कि हम इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते कि व्यक्ति मरा है कि नहीं मरा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। उस पर मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। कहाँ पोस्टेड है सर और कहाँ का रहने वाला है? ये देखिए मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला है ये और ये राजस्थान पोस्टेड था। सर, इसने जो वारदात को अंजाम दिया है, क्या वो अकेला था उस समय जब इसने कार वगैरह की जलाई है? इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था? नहीं, अभी तक की जांच में अकेला ही पाया गया ये। गिरफ्तारियाँ कितनी हुई? अभी इसमें देखिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तो हम इसको पकड़ के लाए हैं और इसमें अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ इसमें कार्रवाई की जाएगी सर जो और फिर देखते हैं। गाड़ी में आग लगाई है वो किस चीज़ का यूज़ किया है, किस तरह से लगाई है? देखिए अभी तक फ्यूल डाल के इसने तेल डाल के इसने गाड़ी में आग लगाई है और इससे जो हमने पूछताछ की तो फ्यूल ये गाड़ी में नॉर्मली भी इसने बताया कि रखता था इन केस ऑफ कंटिजेंसी, तो उसी को उसने गाड़ी में डाल के गाड़ी के भीतर इसने पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल उसने यूज़ किया वो छिड़क के इसने आग लगाई। सर उसने वारदात को अंजाम देने से पहले क्या उस एरिया की रैकी की थी, क्योंकि उसने चंबा जोत रोड को ही क्यों चुना या चंबा जिला को ही क्यों चुना? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आरोपी नूरपुर का रहने वाला था तो ऑब्वियसली इस एरिया की टोपोग्राफी और टेरेन से वाकिफ़ था। जहाँ तक जोत रोड को चुनने की बात है तो जब हमने इस बारे में पूछताछ की तो उसका ये कहना था कि ये रोड रात को सुनसान हो जाता है या गाड़ियाँ कम चलती हैं इस रोड पे, तो अगर इस तरह की घटना वो करता है तो इसको देखने की संभावना किसी और के द्वारा कम रहेगी। सर, उसमें टीम के नाम बता दें कि टीम वहाँ गई। देखिए हमारे जो इसमें टीम है मेरे पीछे ही खड़ी हुई है, हेड कांस्टेबल बलविंदर है, प्रदीप है और एएसआई अजय, ये 3 लोगों की टीम हमने बेंगलोर भेजी थी और हेड कांस्टेबल बलविंदर और कांस्टेबल प्रदीप। और इसमें विशेष रूप से मैं हेड कांस्टेबल बलविंदर जी का मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने इस केस में बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है और शुरुआत से ही ये चाहे वो सीसीटीवी फुटेज खंगालना हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो या अलग अलग जगहों पे जांच करना हो, इन्होंने प्रदीप ने बहुत ही मेहनत से इस केस में काम किया है और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। बेंगलोर तक गए, वहाँ भी काफ़ी मुश्किल हालातों में हमने इनको पकड़ा है एक्यूज़्ड को, तो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही शानदार काम किया। बेंगलोर में कितने दिन गए सर? बेंगलोर में लगभग 3 दिन। सर निस्संदेह चंबा पुलिस ने या चंबा की जो पुलिस टीम है उसने बहुत बढ़िया काम किया है और हिमाचल में अपनी तरह का ये पहला एक खुलासा किया है हिमाचल पुलिस ने। तो क्या ये जो टीम है सर उसको सम्मानित करने के लिए आप हिमाचल गवर्नमेंट को या राज्यपाल महोदय को क्या कोई रिकमेंडेशन कर रहे हैं सर? जी देख जैसा आपने कहा कि टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसमें विभागीय तौर पे या सरकारी तौर पे जो भी इनको कमेंडेशन मिल सकता है, जो भी इसमें पुरस्कार मिल सकता है, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। सर आरोपी को कब न्याय मिलेगा? देखिए अभी मैंने जैसा आपको कहा कि हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं और ये अंडर प्रोसेस है, कानूनी कार्रवाई जिनकी होनी है तो जो इसमें धाराएं बनती हैं उनके तहत इसमें मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसी इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है आपको सूचित किया जाएगा। देखिए अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि किसी कोई पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू या किसी मूवी के थ्रू या किसी उसके थ्रू इसने इंस्पिरेशन ली हो, अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसे एक